हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट है आपका BSA, कोड है आपका 5007, लॉ ऑफ एविडेंस 5003। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको समझा देता हूं। पहले आपका लॉ ऑफ एविडेंस नाम होता था, इसको चेंज करके 2023 में नया इसमें संशोधन आया है। उसके अनुसार इसका नाम BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया है। और इसका जो कोड है या रोल नंबर मान लो, जिस प्रकार से एक प्रत्येक स्टूडेंट का नाम होने के बाद भी उसका एक रोल नंबर होता है, उसी प्रकार से इनका नाम होने के बाद भी इनका एक रोल नंबर मान लो या एक कोड मान लो। तो ये लॉ ऑफ एविडेंस 5003 है और BSA 5007 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और पहले था साक्ष्य विधि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब से पहले 2 क्वेश्चन आपके मैं करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखेगा, ठीक है, स्वीकृति वाला और संस्वीकृति वाला, उसी की समझ में ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा किसी के भी। आगे चलते हैं। एक छोटा सा अपडेट है, हालांकि पहली वीडियो में मैंने बताया था, एक बार और बता देता हूं। अपडेट आया है। जो बच्चे जिनकी बैक है, ठीक है, वो जो पेपर देंगे वो पुराने एक्ट के आधार पर ही देंगे। जैसे उन्होंने लॉ ऑफ एविडेंस का पेपर दिया था, कोड 5003 का बिना संशोधन वाला, तो वो उसी का पेपर देंगे बैक वाले बच्चे, ठीक है। या एक्स वाले बच्चे जिनकी एक्स लगी हुई है, तो वो बच्चे उसी का देंगे जिन्होंने पहले पेपर दिया था लॉ ऑफ एविडेंस का या CRPC का, ठीक है। ये उनके लिए है। लेकिन जिनका 5th सेमेस्टर पहली बार है, उनकी कोई बैक नहीं है, ना कोई एक्स है, पहली बार जो पेपर दे रहे हैं, उनके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और CRPC की जगह BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहां से पेपर आएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो तुम्हारे पुराने एक्ट के अनुसार बनाए थे, ठीक है, पुराने विधि के अनुसार। अब ये जो न्यू में है, CRPC हो या आपका एविडेंस, आपका न्यू में ओल्ड तो आपका 100% आएगा, ठीक है, जो मैंने कराया है वहीं से पेपर आएगा। न्यू में आपका 70% मैच करेगा, 20% यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के रखेगी। जैसा कि मैंने बताया है, पहली बार पेपर आ रहा है, इतनी सटीकता नहीं है, लेकिन सिलेबस आपका वही है और सेक्शन क्या है, थोड़े न्यू लगा दिए हैं। सिलेबस वही है, सेक्शन न्यू है। 70% तुम्हारा पुराने में से ही आएगा, 20% वो अपनी तरफ से रखेगी यूनिवर्सिटी अपने नए एक्ट के अकॉर्डिंग। आप 70% भी अगर याद करोगे और पेपर में वहां पे करके आओगे, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अकॉर्डिंग एक्स और बैक वाले बच्चों के, क्योंकि ये पुराने से ही देंगे और आप न्यू से दोगे तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। आप परेशान ना होना, आप ये सोचो कि हम न्यू से दे रहे हैं, न्यू सेक्शन याद करने पड़ेंगे, आपको तो फिर भी याद करने पड़ते क्योंकि पहली बार था आपका। तो आपके नंबर अच्छे ही आएंगे, आप परेशान ना होना, ठीक है। अब चलते हैं अब आगे। ये जो बात मुझे बतानी थी मैंने बता दी है, जो अपडेट आया है वो मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आर्थिक स्थिति कमजोर है, दिव्यांग है, या किसी भी कारण से उसकी परिस्थिति बहुत ज्यादा वीक है और वो नोट्स लेने में असमर्थ है, अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ है, तुम्हारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो हमसे फ्री में नोट्स ले सकता है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, कमजोर है, दिव्यांग है किसी भी प्रकार का। दूसरी बात, अगर आप सही हो और आपको नोट्स की जरूरत है, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके खरीद सकते हो। अगर आप एक एक्ट लेना चाहते हो तो आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप
5 एक्ट यानी सेमेस्टर के ऑल एक्ट लेना चाहते हो आपको 499 का पेमेंट करना होगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, स्वीकृति और संस्वीकृति, उसी की समझ में यह वाला क्वेश्चन आएगा, अन्यथा उसकी समझ में नहीं आएगा। हालांकि समझाने का प्रयास इसमें भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे भी नहीं समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको फिर भी वहीं से क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ब है, लेकिन आप इसे वीडियो के अकॉर्डिंग 3 मान के चलना। ठीक है, जिनके पास पीडीएफ है वो 2B देखना। किन परिस्थितियों में और किन सीमाओं तक अभियुक्त द्वारा पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति को साबित किया जा सकता है। अब इस बात को देखते हैं कि संस्वीकृति होती क्या है। इसके लिए आपको वीडियो सेकंड देखनी पड़ेगी और फर्स्ट देखनी पड़ेगी। तो यहां पर बोला है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, ठीक है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस उससे अगर गवाही लेना चाहती है तो किस सीमा तक वो गवाही ले सकती है? कौन? पुलिस। ये चीज है, अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है, अपराधी है, अपराधी से पुलिस गवाही लेती है, किस सीमा तक गवाही ले सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस बात का जिक्र यहां पर किया जाना है प्रॉपर वे में। आगे चलते हैं, उससे चलने से पहले एक पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। पुलिस का कोई भी अफसर हो, कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, थाने में किसी भी अपराधी से गवाही नहीं ले सकता। ठीक है, अगर ले भी रहा है तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगी, कोर्ट में मान्य नहीं। पुलिस का काम कितना है? वो अपराधी को पकड़े और अन्वेषण करे। ठीक है, अन्वेषण क्या होता है आप सीआरपीसी देखोगे, वहां से क्लियर होगा। ठीक है, तो थाने में कोई भी अपराधी है वो गवाही नहीं दे सकता है। अगर दी गई है तो उस गवाही को कोर्ट में मान्यता नहीं दी गई है। इसी के ऊपर यह सारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये बताया है अगर विभिन्न परिस्थितियों में, भाई पहले तो क्या कहता है, थाने में अपराधी से गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी। ठीक है, थाने में अपराधी से गवाही मान्य नहीं होगी, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ बातें हैं जिसके अंतर्गत अगर गवाही ली जाती है, कुछ अपवाद हैं। ठीक है, गवाही ली जाती है तो वो क्या होगी, ली जाती है तो वो क्या होगी, मान्य। देखो एक चीज मैंने आपको काफी बार बताई है, काफी क्वेश्चनों में बताई है, आपको अगर याद होगा, आपका कोई भी सेक्शन हो, कोई भी केस हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, अगर उसके जरिए से आपको समझाया गया है, ठीक है, आपकी स्टडी में आया है, कोई भी सेक्शन हो, सेक्शन हो, केस हो, ठीक है, आप या कोई एग्जाम्पल हो, आप उसको सर्वथा सत्य नहीं मानना। ठीक है, हर किसी का कहीं ना कहीं अपवाद जरूर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो एक्ट है, कौन सा, लॉ ऑफ एविडेंस, इसका जो सेक्शन है धारा 25 और 26, ये कहती है
कि कोई भी पुलिस का व्यक्ति, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी अपराधी की गवाही नहीं ले सकता है। अगर ले भी ली है तो उसे कोर्ट में मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन इसी का एक अपवाद देते हुए कहते हैं कि अगर विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, केस की स्थिति को देखते हुए अगर पुलिस अधिकारी गवाही ले भी लेता है तो उसे कुछ हद तक मान्यता दी जाएगी। उस चीज को यहां पर देखना है, तो उसका अपवाद भी होता है। तो मैंने बताया है, सेक्शन हो, केस हो, एग्जाम्पल हो, कोई भी चीज हो, सर्वथा सत्य नहीं मानना। ठीक है, हर कोई कहीं ना कहीं अपवाद के घेरे में जरूर आ जाता है। आगे चलते हैं। पुलिस ऑफिसर के सामने की संशयकर्ती, धारा 25। देखो, जिनकी एक्स है, फिर दोबारा से एक बार बता देता हूं, 30 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिनकी एक्स है और जिनकी बैक है, वो पुराने वाले ही तरीके से याद करेंगे, पुराने एक्ट को ही याद करेंगे। ठीक है, और जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं अपने इस एक्ट का, वो न्यू याद करेंगे। ठीक है, देखो दोबारा बताया है मैंने, तो अपने अनुसार देखते रहना। जहां पर रेड पेन चल रहा है वो न्यू सेक्शन है, और जहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है वो पुराने सेक्शन है। ठीक है, धारा 25 और 26 किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस ऑफिसर के सामने की गई स्वीकृति की सुसंगतता से संबंधित है, और यह सामान्य नियम स्थापित करती है कि पुलिस ऑफिसर को की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती। तो यहां पर साफ साफ बोला है, धारा 25 और 26 के द्वारा अगर कोई व्यक्ति थाने में किसी व्यक्ति से गवाही ले लेता है तो उसे कोर्ट में मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग 25 की जगह आपको करना है 23(1) और 26 की जगह करना है 23(2). ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। केस है आपका फर्स्ट, रमेश चंद्र मेहता बनाम स्टेट ऑफ बंगाल 1970 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत नियुक्त कस्टम ऑफिसर धारा 25 के उद्देश्यों के लिए पुलिस अफसर नहीं माना जाएगा। देखो, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, अगर कोई निर्णय आया हुआ है, कोई केस है और उसमें सेक्शन है, तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। यहां पर बाय मिस्टेक ये हो गया है, इसे काट देंगे। ठीक है, उसमें सेक्शन चेंज नहीं करेंगे जो हो गया है, लेकिन न्यू याद करने के लिए हम नया सेक्शन याद करेंगे। ठीक है, आगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कस्टम ऑफिसर धारा 25 के उद्देश्यों के लिए पुलिस अफसर नहीं माना जाएगा। जो सीमा शुल्क लेते हैं वो कस्टम ऑफिसर पुलिस अफसर नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। धारा 26 के अनुसार और न्यू सेक्शन 23(2) के अनुसार कोई संशयकर्ती पुलिस ऑफिसर की हिरासत में हो वह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ना की गई हो। यहां पर बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति गवाही दे रहा है और पुलिस उसकी गवाही ले रही है तो एक ही परिस्थिति हो सकती है कि व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हो या पुलिस अभिरक्षा में। ठीक है, और वो कोर्ट में उपस्थित हो और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कर रहा हो, तभी उसको उसकी गवाही को मान्यता दी जाएगी। अभिरक्षा का मतलब पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर लाई है और कोर्ट में उसे पेश कर रही है। ठीक है, तो वो जब तक उस पर जज कोई कार्रवाई नहीं करेगा तब तक वो पुलिस की कस्टडी में माना जाएगा।
और जब वो कोर्ट में होगा और वो मजिस्ट्रेट के सामने जो भी बयान देगा, जो भी वो स्वीकार करेगा, उसी को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, आगे अन्यथा किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन नहीं दी जाएगी उसका अपवाद भी है, किन परिस्थितियों में मान्यता होगी वो दूसरी बात है, वो आगे बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ स्वीकृति का उद्देश्य और सिद्धांत, धारा 25 और 26। धारा 25 की जगह न्यू सेक्शन 23(1) करना है और 26 की जगह सेक्शन 23(2) करना है। धारा 25 और 26 का मुख्य उद्देश्य पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातना को रोकना है, जिससे पुलिस अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग न करे और न ही किसी अशासकीय के समक्ष संशयकर्ती आग्रह होगी। ठीक है, ये नियम क्यों लगाया भाई? जब पुलिस को अधिकार है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, तो उसे ये भी अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति से पूछताछ भी कर ले। लेकिन पूछताछ अलग चीज है, लेकिन गवाही अलग चीज है। ठीक है, संशयकर्ती एक अलग चीज है। इसे क्यों ना दी गई पुलिस को यह अधिकार? विधि को लगता है, कानून को, कि पुलिस को अगर ये अधिकार दे दिए जाएंगे तो पुलिस अपराधियों के संग, अभियुक्तों के संग गंदा बर्ताव करेगी, मारेगी, पीटेगी पैसे के लालच में। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति ने पैसा दिया और उससे कह दिया कि आप इस पे हाँ करवा लो और इसे गुनाह कबूल करवा लो। ठीक है, और इससे गवाही ले लो। उससे क्या होगा भाई? उस पुलिस की बात को ही मान्यता दे दी जाएगी, तो इस प्रकार से तो जेल भर जाएंगी और अन्याय ज्यादा होने लगेगा। तो विधि क्या कहती है? थाने में किसी भी प्रकार से दी हुई गवाही मान्यता नहीं दे लेती है, न दी जाएगी। कोर्ट में आकर जो व्यक्ति गवाही देगा वही मान्य होगी। सपोज करो किसी व्यक्ति ने डर की वजह से या किसी कारण से पुलिस के सामने कोई गवाही दे दी, ठीक है, और पुलिस ने उसी के आधार पर एफआईआर बना दी। ठीक है, व्यक्ति अंदर जाकर कोर्ट में उस अपनी गवाही को बदल सकता है और उस जो बदली है उसी को मान्यता दी जाएगी, ना कि एफआईआर वाली या पुलिस वाली को। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 27, देखो 27 की जगह भी हमें क्या करना है? 23(2) के अनुसार। तो हमें अब याद क्या करना है? 25, 26 और 27। इसकी जगह क्या है? 23, 23, 23, 1, 2, 2। ठीक है, ये सेक्शन है इनके। अब अपवाद देखते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, हर किसी का अपवाद होता है। केस हो, एग्जाम्पल हो, सेक्शन हो, कुछ भी चीज हो, मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका भी अपवाद कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो सर्वथा सत्य कोई नहीं होता है, लेकिन उस समय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ ना कुछ हमें समझाना या देना पड़ता है। आगे चलते हैं। अपवाद धारा 27 के अनुसार, और इसका न्यू सेक्शन है 23(2). जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त से जो पुलिस अफसर की हिरासत में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चलता है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संशयकर्ती श्रेणी में आती हो या नहीं, जितनी उसके द्वारा पता चले तथ्य के स्पष्टता संबंधित है, सिद्ध की जा सकेगी। अब ये मैंने पढ़ के सुना दिया, लेकिन आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। इसको अब मैं क्लियर कर देता हूं। इसको क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए से। एग्जाम्पल अब मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल कहानी के तरीके से, और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें। आगे चलते हैं। एक बी नाम का एक मजदूर था, और ये सी के घर, ये कौन था भाई? जब किसी के घर काम कर रहे हैं तो मालिक मान लो, इसके घर काम कर रहा था। ठीक है, मजदूर था, मालिक का क्या हो रहा था? मकान बन रहा था।
ठीक है। मकान बन रहा था और ये मजदूर बी यहां पर काम कर रहा था। लेकिन सी जो व्यक्ति था, सी की किसी से दुश्मनी थी, दुश्मनी थी डी नाम के व्यक्ति से। ठीक है। अब ये जो मालिक है ये क्या कहता है मजदूर से कि जो तेरी तनख्वाह है 500 रुपये पर डे की, मैं इसकी जगह तुझे 5,000 रुपये दूंगा। तुझे मेरा एक काम करना है। ये मजदूर कहता है बताइए मैं क्या काम है, मैं कर दूंगा। कि तुझे मेरे साथ डी की हत्या करनी है। क्या करनी है? डी की हत्या करनी है। तो बी और सी दोनों मिलकर, बी प्लस सी यानी मजदूर और मालिक दोनों जने मिलकर इस डी की क्या कर देते हैं? हत्या। डी की कर दी हत्या। मालिक बहुत तेज व्यक्ति था, ठीक है। और इन्होंने मिलकर हत्या कैसे की थी? चाकुओं से इसे गोद कर मारा था। कैसे मारा था? चाकुओं से। और उसके बाद मरने के बाद भी इनकी जब गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई, इन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर लाठी चलाई। ठीक है। और लाठी भी लहूलुहान हो गई, तब तक उसे मारते रहे। हालांकि वो मरा हुआ व्यक्ति था, फिर भी उसे मारते रहे। और मारने के बाद चाकू और लाठी को अपने साथ लेकर चले गए। अब पुलिस आती है, पुलिस वहां पे अन्वेषण करती है। अन्वेषण में पता चलता है कि जो मजदूर है उसने व्यक्ति की हत्या की है। ठीक है। अब बी को पकड़कर वहां पे ले जाते हैं थाने, और बी से पूछते हैं कि तुमने मर्डर किया है या तुम्हारे मालिक ने मर्डर किया है। तो बी कहता है कि मैंने मर्डर किया है, मर्डर मैंने किया है, लेकिन मेरे से मेरे मालिक ने करवाया है। ठीक है। पुलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही डी का मर्डर किया है, मालिक का नाम क्यों सान रहे हो बीच में? तो बी कहता है देखो मैं इसका आपको सबूत दे सकता हूं। कि क्या सबूत है? कि जिस चाकू से और जिस लाठी से हमने उसकी हत्या की थी, हमने उसको एक स्थान पर दुबका दिया है, और उस स्थान पर मैं आपको लेके चल सकता हूं। वहां पर उसी रात हमने बैठकर रात गुजारी थी, और हमने अपने कपड़ों को भी वहां बदला था, और हमारे कपड़े खून में सन गए थे। कुछ खरोंच हमारी बॉडी पर भी आई थी, मेरे शरीर पर भी आई हैं, मालिक के शरीर पर भी आई हैं, आप देख सकते हो। उस बी मजदूर के कहने पर पुलिस जो है उस स्थान पर जाती है जहां पर चाकू और लाठी थी, और जहां पर कपड़े बदले थे वहां पर खून के कपड़े भी थे, जो उन्होंने उसको कहीं पर दुबका दिया था। तो ये सबूत क्या था? पक्का था। और उसके आधार पर इन्होंने मालिक को भी अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। अब इस संशयकृति के आधार पर किसने संशयकृति की है? बी ने। बी ने संशयकृति की कि अपराध मैंने और मेरे मालिक ने किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं सबूत दे दूंगा। तो जो ये सबूत देते हैं, अन्वेषण का मतलब क्या होता है पुलिस का? सबूत जुटाना। अन्वेषण कौन करती है? अन्वेषण करने का अधिकार सिर्फ पुलिस को होता है। ठीक है। अब अन्वेषण में जो सबूत हैं उसको गवाही के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने। ठीक है। इसको, ये जो गवाही की है इसको मान्यता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो धारा 27 के द्वारा अगर गवाही या संशयकृति की जा रही है और उसके आधार पर कोई पक्के सबूत मिल रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा ली गई गवाही मान्यता, पुलिस के द्वारा ली हुई गवाही को मान्यता दी जाएगी, अन्यथा मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति
मिथ्या ही झूठा आरोप अपने ऊपर ले ले या मनगढ़ंत कहानी बना दे, लेकिन उसका कोई सबूत ना मिले तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी पुलिस की गवाही को। अगर सबूत मिल रहे हैं और पुलिस के द्वारा गवाही है तो उसे कोर्ट में मान्यता दी जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सारी बात थी सबूत की और सबूत वहां पर मिल रहे थे। लाठी का, चाकू का, लाठी का, और स्थान पर वहां पर जहां कपड़े बदले थे वहां पर उन कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। वो सब वहां पे सबूत के तौर पर मिले थे। अब आगे चलते हैं। यही बात यहां पर बोली है, जब किसी तथ्य के बारे में, तथ्य यानी सबूत के बारे में यह अभी साक्ष्य दिया जाता है कि अपराध के अभियुक्त से जो पुलिस अफसर की हिरासत में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चलता है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वे संशयकर्ती की श्रेणी में आती हो या नहीं, जितनी उसके द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टता संबंधित है, सिद्ध की जा सकेगी। यानी कि जो बिल्कुल स्पष्ट है उसे हम सिद्ध कर सकते हैं, मिथ्या बातों को नहीं। तो यहां पर लाठी, चक्कू और खून के वस्त्रों के आधार पर और स्थान के आधार पर उसे मान्यता दी जाएगी गवाही को। आगे चलते हैं। धारा 27 के लागू होने की शर्तें। धारा 27 कब लागू होती है इसे देखते हैं, और 27 की जगह हमें क्या करना है, 23(2) न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग और पुराने के अकॉर्डिंग 27। धारा 27 के लागू होने की शर्तें निम्नलिखित हैं, उसे देखते हैं। नंबर 1, जिस तथ्य का सबूत दिया जाता है वह विवादित तथ्य से सुसंगत होना चाहिए, यानी महत्वपूर्ण और युक्त। मतलब जिस बात यहां पर बोला है, भाई बी कोई झूठी मिथ्या गढ़ देता कि उन्हें पुलिस को भटकाता रहता और मिथ्या कोई सबूत झूठा बना के दे देता, तो वो सबूत में नहीं आता। लेकिन ये क्या हो, मैच कर रहा हो, भाई चाकू पे खून लग रहा हो, भाई किसी का पोस्टमार्टम होता है तो चाकू पे, लाठी पे कोई ना कोई धब्बा होगा, कपड़ों पे खून होगा, उसकी जांच होगी, लैब में जाएंगे तो उसके आधार पर सबूत कैसे हों, पक्के हों। जिस तथ्य का सबूत दिया जाता है वह विवादित तथ्य से सुसंगत यानी महत्वपूर्ण या में युक्त होने चाहिए, मतलब उसी से जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरा, जिस साक्ष्य का पता चला हो वह अभियुक्त की सूचना से चला हो, यानी कि जिस साक्ष्य का, यहां पे साक्ष्य लिख लेना, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, जिस साक्ष्य का पता चला हो, अभियुक्त यानी अपराधी। अपराधी कौन था, मजदूर भी अपराधी था और मालिक भी अपराधी था, लेकिन पकड़ में पहले कौन आया, बी मजदूर आया था। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, अपराधी को ही अभियुक्त बोलते हैं। ठीक है, जिस साक्ष्य का पता चला हो वह अपराधी या अभियुक्त की सूचना से चला हो। तीसरा, सूचना देने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए। तो वो क्या था, बी मजदूर जो था पुलिस की हिरासत में ही तो था, तभी तो उसने राज उगला था कि मैं भी था और मेरा मालिक भी था, मालिक ने मुझे लालच देकर मर्डर करवाया है डी का, और उसके सबूत इस प्रकार हैं। ठीक है, तो सूचना देने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए। तीसरा, चौथा पॉइंट, सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। मतलब जो सूचना दे रहा है, ऐसा नहीं कि अपराध किसी और ने किया है, कोई अन्य व्यक्ति आकर गवाही दे दे, तो वो बाद का विषय है। ठीक है, वो जब केस चलेगा तब वहां पर आकर कह सकता है, लेकिन पुलिस थाने में वही व्यक्ति गवाही दे सकता है जो अपराधी है उसमें। तो यहां पर बी गवाही दे रहा है, मतलब साक्ष्य दे रहा है, सबूत दे रहा है, तो ये अपराधी है, तभी तो इसकी बात को माना जा रहा है, अपराधी यानी अभियुक्त। 5th नंबर का पॉइंट है, हिरासत में होते हुए अभियुक्त द्वारा प्राप्त सूचना के फलस्वरूप तथ्य का पता चलने का साक्ष्य दिया गया हो। मतलब जो घटना घटित हुई है उसके बारे में पक्का सबूत दिया गया हो। तो मजदूर जो है वो तो पक्का सबूत दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचना का केवल उतना भाग जितना पता चले हुए तथ्य से स्पष्ट रूप में संबंधित है, सिद्ध किया जा सकता है।
मतलब दुनिया की बातों को नहीं देखना है। यहां पर ये नहीं है कि सी और डी का आपस में, आप सी और डी की आपस में दुश्मनी क्यों थी, सी ने बी को 5,000 रुपए कब दिए थे, किस समय दिए थे, ये बाद की बात है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पुलिस को क्या देखना है अपनी गवाही में कि इस इन्होंने बी ने और बी ने और सी ने मिलकर, मतलब मजदूर और मालिक ने मिलकर डी की हत्या की है, और उसके सबूत चाकू, लाठी और खूनी वस्त्र हैं, वो हमारे पास सबूत के तौर पर हैं। बस इतना सबूत के तौर पर लाठी, चाकू और खूनी वस्त्र हैं, बस इतना उन्हें लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लाठी के फिट की थी, उसे कौन खरीद के लाया था, चाकू कहाँ से खरीदा था, चाकू कैसे कलर का था, ये सब ड्रामेबाजी नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ ये लिखना है चाकू था और लाठी थी, उसको हमने बरामद कर लिया है, मोहर लगाकर वो कोर्ट में पेश कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक केस और है, उसे देखते हैं। एग्जाम्पल, परसादी बनाम, यहां पर बनाम है, स्टेट ऑफ यूपी 1975 का ये केस है, इसको देखते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां हत्या के किसी आरोप के मामले में अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी से यह कहा था कि वह मृतक के कपड़े देगा, जिन्हें उसने एक गड्ढे में रख दिया था, और फिर उसने साक्ष्यों की हाजिरी में गड्ढा खोदा और कपड़ों को निकाला, और यह पहचान लिया गया कि वे मृतक के कपड़े थे, इसलिए अभियुक्त का कथन ग्राह्य माना जाएगा। तो यहां पर क्या एग्जाम्पल दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी व्यक्ति ने ए और बी, ए ने, ये क्या है, अपराधी, अपराधी ने क्या करा, बी की कर दी हत्या, और जब पुलिस ने ए को पकड़ा तो इसने बोला कि मैं सबूत के तौर पर बी के मैंने कपड़ों को उतार लिया था, और जो खून में सने हुए थे मैंने उसे एक गड्ढे में गाड़ दिया है, आप चलकर वहां से उन्हें देख सकते हो। ठीक है, अब ये ए के कहने पर पुलिस वहां पर जाती है, और इसकी बात क्या है, सत्य होती है, जैसा भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो उसे सबूत के तौर पर ग्राह्य किया जाएगा। आगे चलते हैं। धारा 27 में प्रयुक्त शब्द, 27 की जगह न्यू सेक्शन, और न्यू जो पहली बार इसका पेपर दे रहे हैं उन्हें न्यू सेक्शन याद करना है। 23(2), ऐसी सूचना में से उतनी और स्पष्टता महत्वपूर्ण है। इस शब्द का तात्पर्य अभियुक्त के उस भाग से है जिससे सीधे ही किसी तथ्य का पता चले। यह साक्ष्य में ग्राह्य होगा जहां किसी अभियुक्त ने संयुक्त कथन किया है, वहां केवल कथन का वही भाग स्वीकार किया जाएगा जो अपराध संबंधी तथ्य की खोज का स्पष्ट कारण है। देखो इन सभी का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, उसकी सिर्फ उतनी बात को ग्राह्य किया जाएगा, उतनी ही बात को वहां पर लिखा जाएगा जो उसकी बात को उस अपराध से साबित होती हो। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया था मैंने कि बी ने और सी ने, मजदूर प्लस मालिक ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की थी, और हत्या चाकू और लाठी से की थी, और जब हम उसे मार रहे थे तो हमारे कपड़ों पर भी खून लग गया था, हमने डर की वजह से अपने कपड़े चेंज करके हमने उन सभी चीजों को एक जगह पर दुबका दिया था। सिर्फ इतनी बात को ही सबूत के तौर पर लिखा जाएगा और उसी को ग्रहण किया जाएगा कि हाँ हमने उसको मारा है, मैंने और मालिक ने मिलकर, और उसे चाकू से और लाठी से मारा था, कपड़े हमने वहां पर दुबकाए हैं, इतना। और ये नहीं कि हमने लाठी कै बजे निकाली, चाकू कै बजे निकाला, कहां से खरीद के लाए थे, ये सब कोर्ट की बातें हैं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इतना लिखना है कि हाँ हमने अपराध किया है, ऐसे ऐसे किया है, और उसका सबूत ये रहा, बस मोटा मोटी। ठीक है, यही बात 27 में बोली है। बस महत्वपूर्ण बातों को लिखना है, ना कि राम कथा को। अगर राम कथा लिखने लग जाए तो FIR ही मैं कह रहा हूं 20 पेज की हो जाएगी। ठीक है,
आगे चलते हैं। एक केस और है, पुलकटी कोटैया आदि बनाम एम्परर 1947 का 1947 का केस है। इसमें अभियुक्त गण को बलवा और हत्या के अपराधों के लिए दोषी ठहराया और फांसी की सजा दी गई। अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त की गई अपील मद्रास हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दी। तत्पश्चात अपील में प्रीवी काउंसिल ने एक अभियुक्त द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर के सामने दिए गए निम्न कथन को साक्ष्य में स्वीकार किया। यहां पर एक केस था, किसी व्यक्ति को बलवा और हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा दी गई। आगे चलते हैं। यहां पर बोला है एक अभियुक्त था, अभियुक्त यानी अपराधी, अपराधी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील जो मद्रास हाईकोर्ट में दी गई थी उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसमें आगे कुछ निम्न कथन थे, उन्हें देखते हैं। करीब 14 दिन पहले, ये कौन कथन कर रहा है? अभियुक्त यानी अपराधी जो कथन कर रहा है। कौन? अपराधी। देखो यहां पर 14 नहीं है, यहां पर 11 आएगा, क्योंकि जो हमारी बुक है वहां पर 11 दिया हुआ है। आपको देखो मैं प्रमाण देता हूं। और एक यूनिक है, यूनिक में वहां पर आपका 14 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें 14 नहीं करना है, हमें ये लिख रहा करीब 11 दिन पहले मैंने। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप जो है यूनिक में से ही क्वेश्चन बनाकर पेश कर देते हो। मैंने बताया है यूनिक हो, आपकी बुक हो या मेरे पर्सनल नोट्स हो या गूगल हो, मैं सिर्फ वही चीज आपके लिए निकाल कर देता हूं जो आपके लिए सफिशियंट होती है। ये बुक है, ठीक है, आप देख रहे होगे ये बुक है, और इस बुक से ही मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और उसी में से मैंने ये आपके लिए एग्जाम्पल निकाला था, और मैंने बुक से ही क्वेश्चन सेट करने की कोशिश की थी। ठीक है, कुछ कहते हैं कि सर आप यूनिक को ही उठाकर हमारे सामने पेश कर देते हो। भाई ऐसा नहीं है, मैं सारी चीजें पहले देख लेता हूं, जहां से मुझे ये लगता है कि आपके लिए उचित है, सही रहेगा, सफिशियंट रहेगा, मैं वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, करीब 11 दिन पहले मैं हो गया कोट्या, ठीक है, प्लस मेरे साथी, मेरी साथी या मेरे साथी जो भी हो, ये कौन थे? अपराधी। भाई एक व्यक्ति था, मैं, यानी मैं जो है गवाही दे रहा है अपनी, क्या कर रहा है? संस्वीकृति कर रहा है अपराध की कि हाँ मैंने अपराध किया है, मैंने अपराध किया है, उसकी स्वीकृति कर रहा है। और क्या कह रहा है? मैं कोटिया और मेरी साथी, ये दोनों क्या हैं? अपराधी। ठीक है, इन्होंने सिब्या नाम की एक लड़की थी, सिब्या मान लो, सेब्या मान लो, ठीक है, मिलता जुलता नाम था, क्योंकि बुक में कहीं कुछ नाम होता है मिलता जुलता, कहीं कुछ होता है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा था मैं कोटिया, मेरी साथी जो अपराधी थे, हमने मिलकर इसकी प्रतीक्षा की, किसकी? सिब्या की। और जब प्रतीक्षा की और जब सिब्या आ गई तो हमने उसे जान से मार दिया। ठीक है, क्या कर दिया? जान से मार दिया। इसको देखते हैं। कोट्या और मेरी साथी सिब्या आदि की प्रतीक्षा में छुपे हुए थे, हम लोगों ने सिब्या की हत्या कर दी। रमैया के पास भाला था जो हमारी पार्टी में था, जो उसने मुझे दे दिया। इनकी पार्टी में एक व्यक्ति और था, देखो यहां पे मेरे साथी में एक था रमैया, रमैया नाम का अपराधी, इसके पास क्या था? भाला। ठीक है, इसी भाले से सिब्या की हत्या हुई थी।
हत्या हुई थी सिब्या की भाले से। रमैया ने ये भाला किसे दे दिया? कोट्या को, जो वहां पर गवाही दे रहा है उसको दे दिया। किसे दे दिया भाला? ये कोट्या को दे दिया। मैंने उसे और अपनी छड़ी को गांव में जमीन में गाड़ दिया। यदि आप आए तो मैं उन्हें दिखा दूंगा। हम लोगों ने यह सब पुलकटी के उकसाने पर किया। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को। मैं जो गवाही दे रहा था कोट्या, और मेरे साथी में कौन था? रमैया। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर भाले से प्रतीक्षा करने के बाद सिबिया की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, कोट्या के पास एक छड़ी थी, यानी लाठी कह लो, लाठी, और रमैया के पास क्या था? भाला। दोनों ने लाठी और भाले से इसकी हत्या कर दी। रमैया ने अपना भाला कोट्या को दे दिया और इन्होंने अपनी छड़ी यानी लाठी और भाला जो है एक स्थान पर छुपा दिए। जब पुलिस ने कोट्या को पकड़ा तो कोट्या ने स्वीकार किया कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर सिब्या की हत्या की है। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं लाठी और जो भाला है जिससे हमने उसकी हत्या की है, हमने एक स्थान पर दुबकाया है। हम आपको उस स्थान पर लेके चल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो अपराध हमने किया है कोट्या ने प्लस जो मैं है जो गवाही दे रहा है और रमैया, ये अपराध हमने स्वयं नहीं किया, ये अपराध हमसे करवाया है। और ये अपराध करवाया है हमसे पुलकटी ने। पुलकुटी था, उसने उकसाया है हमें और उसके कहने पर हमने अपराध किया है। उक्त मामले में यहां पर है, यदि आप आए तो मैं उन्हें दिखा दूंगा भाले को और लाठी को जिससे हमने सिब्या की हत्या की है। हम लोगों ने यह सब पुलकटी के उकसाने पर किया है, हमने अपनी मर्जी से नहीं किया था। जिस प्रकार से मजदूर को मालिक ने उकसाया था उसी प्रकार से पुलकटी ने इन दोनों को उकसाया था। उक्त मामले में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि धारा 25 और धारा 26 के अंतर्गत ऐसी कोई भी संशयकर्ती जो पुलिस अधिकारी सामने की गई है वो ग्राह्य नहीं है। ठीक है, न्यू सेक्शन मैंने काफी बार बता दिया है, आप अपने आप देख लेना। अगर रेड से है तो न्यू है और जो ब्लू से है और ब्लैक से है वो पुराने हैं। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा था 25 और 26, सेक्शन 25 और 26 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति थाने में गवाही देता है और अपराध को स्वीकार करता है, संशय करती देता है, तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। किंतु धारा 27 के अंतर्गत यदि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के फलस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है तो कथन का उतना भाग जो पता चले तथ्य को स्पष्ट रूप में संबंधित है परंतु उससे अधिक नहीं साक्ष्य में ग्राह्य है। 25 और 26 के अनुसार पुलिस के द्वारा दी हुई गवाही स्वीकार नहीं है किंतु अपवाद है। 27 के अंतर्गत ऐसे गवाही को स्वीकार किया जाएगा जिससे किसी मर्डर का उससे संबंध हो। तो भाला सबूत में आता है, लाठी सबूत में आती है और जो अपराधी है वो स्वयं बता रहा है और ये बता रहा है हमको उकसाने वाला पुलकटी था। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः अभियुक्त के केवल ये शब्द की मैंने गांव में जमीन में भाला गाड़ दिया है, मैं आपको वहां वह स्थान दिखा दूंगा यदि आप मेरे साथ चलें, ही साक्ष्य में ग्राह्य है। ये सारी बात नहीं बताएगा पुलकटी ने क्यों उकसाया, किस दिन उकसाया था, उकसाने का कारण क्या था, ये सभी वहां पर नहीं लिखे जाएंगे। सिर्फ इतना लिखा जाएगा कि यहाँ पे कोट्या स्वीकार कर रहा है कि इन्होंने सिब्या की हत्या की है और सबूत के आधार पर ये उस स्थान पर लेके जा रहा है जहां पर इन्होंने भाले और लाठी को दबाया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही ग्राह्य यानी ग्रहण के रूप में लिखा जाएगा, फालतू की बातें नहीं। सही है। और ये कौन कहता है? सेक्शन 27 कि आप मोटा मोटी बात लिखो, सबूत और उसे प्रकट करना, निर्णय देना, सही गलत साबित करना, ये किसका काम है? कोर्ट का काम है। आगे चलते हैं।
निष्कर्ष संक्षेप में उक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि धारा 27 उस समय लागू होती है जब अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के फलस्वरूप किसी स्थान से कोई सारवान वस्तु ढूंढी जाती है। मतलब 27 के द्वारा सिर्फ तभी गवाही को स्वीकार किया जाएगा जब अपराध की कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिल रही हो, ठीक है। किंतु सूचना में दिए गए तथ्य में केवल खोजी गई वस्तु ही शामिल नहीं है, बल्कि वह स्थान भी शामिल है जहां से वह वस्तु प्राप्त की गई है, ठीक है। ये है जहां से वह वस्तु प्राप्त की गई है। दूसरी बात यहां पर एक चीज और बोला है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि उस सबूत को देखें कि किससे उसकी हत्या हुई है। सबूत है, सबूत क्या है, जैसे भाला और लाठी से हत्या की है, ये तो सबूत हो गए। सबूत के साथ साथ जिस स्थान पर वो सबूत मिले हैं वो भी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बोला है इसमें। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनका आईक्यू लेवल ना बहुत हाई होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट लॉ के होते हैं वो बाल की खाल निकालते हैं, तभी तो वो कोर्ट में कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, और मेरा मानना है जो स्टूडेंट लॉ में है उसमें अपने आप आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद यही है आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है और आप उन चीजों को समझ रहे होंगे मैंने जो समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। सिर्फ सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास इतना है कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप पेपर में अपनी भी भाषा में याद करके चले जाओ या और लिख आओ। आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे, एक बार सिर्फ नोट्स को मोटा मोटी देख लोगे, आप जब पेपर कर रहे होगे तो मेरी आवाज आपके कानों में गूंज रही होगी और आप उस आवाज के आधार पर अपने प्रश्न के उत्तर को लिख रहे होगे। और इसको मैंने क्या बना दिया, एक कहानी। अब आपको रटने की क्या है जरूरत, बिल्कुल भी नहीं है। इसको बना दिया मैंने कहानी, बस इतना ही है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं इसी कारण से, और आपका आईक्यू लेवल अपने आप ही हाई हो जाता है जब आप लॉ की डिग्री में आते हो, ठीक है, लॉ की पढ़ाई करते हो। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। एक चीज और, मैं जो गरीब बच्चे हैं, दिव्यांग हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं उनको पीडीएफ फ्री में देना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार का है तो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। पुनः बोल रहा हूं, और मैंने एक व्हाट्सएप पे रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से एक चैनल बनाया है, उसे फॉलो कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।